तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 0 टू एडवांस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मानव जनन तंत्र के अंतर्गत मादा जनन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे। हमने इसके पहले एक वीडियो का इसका पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने नर जनन तंत्र की संरचना देखे थे, नर जनन तंत्र के भाग देखे थे, कौन कौन से सहायक भाग होते हैं, कौन आवश्यक भाग होते हैं। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। ठीक दोस्तों, इसके मादा जनतंत्र की आंतरिक संरचना देखेंगे, मादा जनतंत्र के स्टर्नल संरचना देखेंगे, बाहरी संरचना देखेंगे, मादा जननतंत्र बाहरी रूप से कैसे दिखाई देता है तथा आंतरिक रूप से। तो पहले हम देख लेते हैं आंतरिक रूप से मादा जननतंत्र की संरचना। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं मादा जननतंत्र जिसे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है इंग्लिश में, जो होता है दोस्तों प्राथमिक, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक अंग जिसे प्राइमरी ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, दूसरा है सहायक या द्वितीयक अंग जिसे सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक दोस्तों, तो हम देख लेते हैं प्राथमिक अंग। मतलब प्राथमिक अंग वे होते हैं जिससे जो होता है अंडाणु का निर्माण होता है। मतलब प्राथमिक अंग जो मेन अंग होते हैं उन्हीं को प्राथमिक अंग कहा जाता है। उन्हीं को जैसे नर में प्राथमिक अंग कौन होता है? वृषण होता है, टेस्टिस, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें। जबकि अंडाणु इसे मादा भाग में जो होता है प्राथमिक अंग जो होता है अंडाशय होता है, क्योंकि अंडाशय से ही अंडाणु का ओवम का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो प्राथमिक अंग उन्हें माना जाता है जो आवश्यक हो, जिससे शुक्राणु का निर्माण हो, जिससे अंडाणु का निर्माण हो, उसी को प्राथमिक अंग कहा जाता है। जो उसमें मेन हो उसी को प्राथमिक अंग कहा जाता है। तो जो होता है मादा जनन में प्राथमिक अंग कौन होता है? अंडाशय होता है, क्योंकि अंडाशय से ही अंडाणु का निर्माण होता है, जिससे ओवरी। तो मादा जनतंत्र में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। मतलब एक जोड़ी मतलब दो ठी, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। आपको भी दिखाई देगा, एक आप इस चित्र में देखिए, एक अंडाशय ए है, एक अंडाशय ए है, तो एक मतलब दो, तो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक दोस्तों, हमने प्राथमिक अंग देख लिया। आपसे कोई पूछेगा कि मादा जनतंत्र में प्राथमिक अंग कौन है, तो आप बता दीजिए कि मादा जनतंत्र में प्राथमिक अंग जो होता है वो अंडाशय होता है। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गेनिज्म कौन होता है? अंडाशय होता है, ओवरी होता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म, मतलब द्वितीयक, जिसे सहायक अंग भी कहा जाता है। तो सहायक अंग में हमने अध्ययन की सुविधा के लिए हमने तो उसको दो भागों में बांट लिया, क्योंकि सहायक में नलिकाएँ भी आती हैं, कुछ ग्रंथि भी आती हैं जो मादा जनतंत्र में सहायक होती हैं। ठीक दोस्तों, तो नलिकाओं में डक्ट में जो होते हैं अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब दोस्तों यहाँ से फिम्बरी से लेकर यहाँ तक स्टमस तक पूरे को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस तरफ स्टमस से लेकर फिम्बरी तक, जहाँ अंडा से जुड़ा उसे फिम्बरी कहा जाता है, वहाँ तक लोग पूरे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हिंदी में अंडवाहिनी नलिका कहा जाता है। ठीक है, अंड को ले जाने वाली नलिका को अंडवाहिनी नलिका कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्टमस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद अंडवाहिनी के अंतर्गत क्या पाया जाता है? झिल्ली पाया जाती है। अंडवाहिनी के अंतर्गत क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं? झिल्ली, झलरी, जिसे फिम्बरी कहा जाता है। देखिए आप, जो झालर के संरचना पाई जाती है ना, इस सब को तो इन सब को तो अंडवाहिनी कहते हैं। लेकिन अंडवाहिनी के एक एक भाग को हम पढ़ रहे हैं, तो अंडवाहिनी के सबसे यहाँ पर क्या होता है? झलरी होता है, जिसे इंग्लिश में फिम्बरी कहते हैं। ये जो होता है यहाँ से जो अंडाणु बनता है उस अंडाणु को पकड़ लेता है, पकड़ के यहाँ पर लाता है, पकड़ कर यहाँ इसे एम्पुला इस्तेमाल तुमिका के पास लाता है, यहीं पर निषेचन होता है। ठीक दोस्तों, तो फिम्ब्रिक क्या होता है? अंडाणु को जब अंडाशय अंडाशय में अंडाणु बनता है तो उसको कैच करता है, पकड़ कर इसके ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद कीप आता है। कीप मतलब कीप को इंग्लिश में इनफंडिबुलम, उसके बाद क्या आता है? कीप आता है। झलरी के बाद क्या आता है? कीप, जिसे इंग्लिश में इनफंडिबुलम कहा जाता है। इनफंडिबुलम का कार्य क्या होता है दोस्तों? अंडाणु को ले जाने का कार्य करता है, एक पाथ रास्ता बनाता है। ठीक दोस्तों, शुक्राणु को ले जाने का रास्ता बनाता है। ये जो ये होता है कीप हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फूला हुआ भाग होता है उसे तुमिका कहा जाता है, इंग्लिश में उसे एम्पुला कहा जाता है। एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्पुला इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि मादा जनन तंत्र में निषेचन आंतरिक होता है। तो आंतरिक अंदर जो निषेचन होता है, मानव नर जो होता है स्पर्म जो होता है वेजाइना में छोड़ देता है,
यहीं पर स्पर्म छोड़ देता है। तो स्पर्म छोड़ने के बाद यहाँ से स्पर्म ऐसे से मोशन गति करके यहाँ पर एम्पुला पर है, इधर से अंडाणु यहाँ जाकर यहाँ मिलता है, और यहाँ से स्पर्म आकर यही दोनों मिलते हैं। किस स्थान मिलते हैं? एम्पुला, जिसे इंग्लिश में तुमिका। तो तुमिका पर ही दोनों मिलते हैं, नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं तुमिका एम्पुला मादा के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला नामक भाग में मिलते हैं। ठीक है, तो वास्तविक निषेचन कहाँ होता है? जहाँ नर तथा मादा मिलेंगे वही निषेचन होता है। तो वास्तविक निषेचन कहाँ होता है? तो वास्तविक निषेचन जो होता है दोस्तों यहीं पर एम्पुला पर होता है, एम्पुला जिसे कहते हैं तुमिका। क्वेश्चन एकदम आपको आपके मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाएगा एमसीक्यू में कि आप इसमें बताइए कि निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन होता है? तो फैलोपियन मतलब अंडवाहिनी किस भाग में? तो एम्पुला तुमिका नामक भाग में निषेचन होता है। क्वेश्चन यही पूछेगा, इसलिए आपको एम्पुला को आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप स्टार मार के इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं तुमिका एम्पुला के बाद क्या था? संकीर्ण पथ है, जिसे इंग्लिश में इस्थमस कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए संकीर्ण पथ, नली जो होती छोटी हो जाती है, वो जहाँ पतली हो जाती है उस पतली नली को क्या कहा जाता है? इस्थमस। इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाता है? संकीर्ण पथ। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद क्या आता है? गर्भाशय आ जाता है। ये सब दोस्तों गर्भाशय है, यहीं पर जो होता है शिशु जो होता है डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। ठीक दोस्तों, तो पूरा गर्भाशय होता है। ये सब जो होता है दोस्तों, ये सब मादा जनन में दिखाई नहीं देता है, ये सब अंदर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के पास होता है, ये अंदर होता है। सिर्फ मादा जनन तंत्र के भाग में दिखाई देने वाला भाग क्या है? सिर्फ यहाँ वेजाइना, और यहीं पर मतलब मैथुन की क्रिया होती है। नर जो होता है यहीं पर मैथुन क्रिया के फलस्वरूप स्पर्म को छोड़ता है, इस पर मोशन करके यहीं पर जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से जब युग्मनज बन जाएगा तो ऐसे युग्मनज जाकर यहीं पर अपना भ्रूण यहीं गर्भाशय चिपक जाएगा, यहीं से भ्रूण का विकास होगा, जिससे नया बच्चा पैदा होता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। जब युग्मनज बनने के बाद यहाँ होता है तो इस क्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले नर युग्मक बनाने के बाद। ठीक दोस्तों, निषेचन होने के बाद जस्ट यही क्रिया होती है। तो ये गर्भाशय हो गई। गर्भाशय की 3 परत पाई जाती है। गर्भाशय कितने परत की होती है? 3 परत की होती है। ये जो होती है आपको एक ऐसे सीढ़ीदार संरचना है। ठीक दोस्तों, ये संरचनाएं जो होती हैं खुरदरा होती हैं। ये संरचना इसे ये गर्भाशय की अंतर स्तर होती है, जो आपको दिखाई दे रही है ऐसे कैसे होती है? गर्भाशय की अंतर स्तर, जिसे इंग्लिश में एंडोमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप इंग्लिश के शब्दों को भी साथ साथ आप याद करने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में आपको इंग्लिश से पूछ लेता है, इंग्लिश से दे देगा कि एंडोमेट्रियम गर्भाशय कौन सी परत होती है, तो आप क्या बताएंगे? आपको पता नहीं रहेगा। तो आप साथ साथ दोनों याद करिए। ठीक दोस्तों, तो गर्भाशय की अंतर स्तर क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम कहा जाता है। गर्भाशय के मध्य स्तर को मायोमेट्रियम कहा जाता है। मेट्रियम शब्द जहाँ भी आए आप जान जाइए कि गर्भाशय से संबंधित पूछ रहा। मेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अब यहाँ पर बाह्य स्तर को क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम। क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम। ठीक दोस्तों, ये गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, ये अंतर स्तर है, मध्य स्तर है, बाह्य स्तर। ठीक दोस्तों, हमने देख लिया। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद नलिकाएं समाप्त हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्विक्स दिखा है, जहाँ गर्भाशय की खत्म हो रही मतलब दीवार, वहाँ से ऐसे संरचनाएं पतली की नहीं होती, उसे ग्रीवा नाल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सर्विक्स कैनाल कहा जाता है। ये भी अंदर ही पाया जाता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, सर्विक्स कैनाल जो होता है ये सिर्फ योनि वेजाइना ही दिखाई देती है, सिर्फ वेजाइना ही दिखाई देती है आपको। इसके बाद हम दिखाएंगे एक्सटर्नल पार्ट की बाहर से रूप से अगर आप देखें मादा जनतंत्र को तो आपको कैसे दिखाई देगा। इसके बाद जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पूछ सकते हैं, आंतरिक संरचना बताना है, लेकिन आपको वाह भी जानना चाहिए, वाह संरचना भी पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है जस्ट उसी से। आप मेडिकल वाले कॉम्पिटिशन, पैरामेडिकल की किसी भी आपको तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर दिए जाएंगे, आप देखते रहिए। ठीक दोस्तों, सभी का प्रिपरेशन कराया जाता है। आप देखिए यहाँ पर होता योनि वेजाइना हो गई। ठीक दोस्तों, आप ये संरचनाएं आपको आशा करता हूँ याद हो जाएगा, आप इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ये एकदम आसान है। ठीक दोस्तों,
आप ये अंडाशय होता है, अंडाशय हुआ झलरी, झलरी कीप तुम्बिका तुम स्तमस, ये गर्भाशय होता है। और यहाँ पर फंडस होता है, फंडस होता है। ठीक दोस्तों, इसका कोई कार्य नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाले भाग को दिखाई देता है बस। ठीक है, एफिमरी होती है, बस ये आंतरिक संरचना यही होती है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्या ग्रंथ में कौन कौन सी मादा में ग्रंथि कौन कौन सी सहायक होती हैं मादा जनतंत्र में। तो मादा जनतंत्र में जो ग्रंथ होती है, एक ग्रंथ है दोस्तों बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि क्या करता है, बार्थोलिन जो होता है एक श्लेष्म में स्रवित करता है। क्या स्रवित करता है, श्लेष्म म्यूकस स्रवित करता है, जो कि जब मैथुन की क्रिया होती है तो मैथुन की क्रिया को सुगमता बनाने के लिए उनके पाथ को श्लेष्म स्रवित करता है, ताकि स्पर्म जो होता है गति करके आराम से जाकर अंडाणु के पास पहुंच जाए और निषेचन क्रिया हो जाए। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी ग्रंथि क्या होती है मादा में, स्तन ग्रंथि होती है, जैसे इंग्लिश में मैमरी ग्लैंड कहा जाता है, मैमरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक दोस्तों, मैमरी ग्लैंड जो होता है स्तन ग्रंथ हिंदी में कहा जाता है। यह जो होता है मादाओं में जब शिशु का जन्म हो जाता है तो स्तनपान मतलब यह दुग्ध पिलाती, इस स्तन के द्वारा दुग्ध स्राव होता है, जिससे बच्चों का पोषण होता है। ठीक दोस्तों, ये दो ग्रंथि जो होती हैं मादा में सहायक ग्रंथ के रूप में कार्य करती हैं। ठीक दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक टॉपिक और बच गया दोस्तों, आप इसको देखिए कि ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है किस भाग से किस संरचना द्वारा क्या कहते हैं गर्भाशय से जुड़ा होता है। तो ये जो जिस भाग से गर्भाशय जुड़ा होता है इस भाग को कहते हैं अंडाशयी लिगामेंट, मतलब अंडाशय स्नाव। एक लिगामेंट द्वारा जो होता है अंडाशय जो होता है गर्भाशय की दीवार से अटैचमेंट से होता है, नहीं तो वह लटक जाए ऐसे गिर सकता है ना, तो एक ऐसे अटैच रहता है और इधर तो फेमरी से अटैच ही रहता है। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं मादा जनन तंत्र की बाह्य संरचना कैसे दिखाई देती है। मादा का जनन तंत्र जो होता है, जनन भाग जो होता है वो बाह्य रूप से अगर आप बाहर से देखें तो आपको कैसे दिखाई देगा, अब हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, भाग में जो होता है दोस्तों अंदर वाले भाग ऐसे संरचनाएं दिखाई देता है, जो कि सबसे अंदर वाला भाग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वेजाइना होता है। ये वेजाइना जिसे योनि कहते हैं, हमने आपको कहा था ना सिर्फ वेजाइना वाला भाग उसमें दिखाई देता है, बाकी सर्विक्स सब अंदर ही रहते हैं, आंतरिक भाग होता है। ठीक दोस्तों, तो वेजाइना ये बाहर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है वेजाइना जिसे यून हिंदी में कहते हैं, ये दिखाई देता है। तो वेजाइना के अंदर क्या होता है दोस्तों, दो संरचनाएं दिखाई दे। वेजाइना के अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं। कौन छिद्र पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं। दो छिद्र में जो होता है दोस्तों, ये वाला छोटा छिद्र जो होता है मूत्र मार्ग जिसे छिद्र कहा जाता है, उससे जो होता है मूत्र बाहर आता है, यूराइन बाहर आता है। ठीक दोस्तों, इस छिद्र से मूत्र मार्ग हो जाता है। जबकि ए वाला छिद्र जो होता है, ए वाला छिद्र जो होता है जनन छिद्र होता है। इस छिद्र के द्वारा क्या होता है, जनन करते हैं, जनन छिद्र भी इसे कहते हैं, और इससे जनन छिद्र कहते हैं। तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय इसी से ब्लड बाहर आता है। ठीक दोस्तों, इस छिद्र के द्वारा, इसी छिद्र से बड़ा होता है, इसे जनन छिद्र होता है। मानव का जो मैथुन करता है, मैथुन क्रिया के दौरान अपना पेनिस को इसी में प्रवेश करता है, तथा मैथुन क्रिया के द्वारा स्पर्म को रिलीज करता है। ठीक दोस्तों, तो जो होता है क्या होता है, जनन छिद्र होता है, बाह्य संरचनाएं। तो जनन छिद्र में दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि जनन छिद्र में एक ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, एक झिल्लीनुमा संरचना ऐसे पाई जाती हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, तो ये संरचना जो होती है दोस्तों, ये संरचना जो होती है इसे हाइमेन परत कहते हैं। एक परत पाई जाती है, हाइमेन परत कहते हैं। ठीक दोस्तों, हाइमेन, तो हाइमेन परत क्या होता है, हाइमेन परत को पहले जो होता है आप मतलब किसी लड़की को, कुंवारी लड़की है कि नहीं, उस हाइमेन परत से पता लगाते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य का पेनिस में प्रवेश करा होता तो हाइमेन परत फट जाएगी, तो अगर नहीं प्रवेश करता तो कुंवारी होगी। तो इससे इसी हाइमेन परत के द्वारा पहले पता लगाया जा सकता था कि वह लड़की कुंवारी है नहीं। लेकिन ऐसा अब भी होता है, लेकिन 90% में यह नहीं होता, क्योंकि आजकल लड़कियां बाइक चलाने लगी हैं, खेल कूद करती हैं, रेस करती हैं, और साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि
घटी बढ़ हो जाता है, मतलब अनिश्चित हो जाता है, समय से नहीं होता है, तो भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तब भी जो होता है ए परत जो होती है फट जाती है ऑटोमेटिक। इसलिए जो होता है इस पर आप विश्वास मत करिएगा, क्योंकि यह जो होता है फट भी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनियमित होने से। ठीक दोस्तों, ये कौन सी परत होती है? हाइमेन परत। ठीक दोस्तों, हाइमेन परत होती है, ये वेजाइना होती है। उसके वेजाइने के बाहर कौन सा भाग होता है दोस्तों? बाहर होता है वेजाइना के, ये जो होता है लेवियम, क्या होता है दोस्तों? वो जो होता है लेविया मिनोरा होता है। क्या होता है? लेवियम मिनोरा, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु भगोष्ठोर, लघु भगोष्ठ कहते हैं, लघु भगोष्ठ कहते हैं। ठीक दोस्तों, लघु भगोष्ठ कहते हैं। तो लघु भगोष्ठ के ऊपर जो होता है दोस्तों, एक ऊपर की वो संरचना जो एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? क्लाइटोलिस। एक ऊतक पाया जाता है, उस ऊतक को कहा जाता है क्लाइटोरिस, जिसे भग सेप हिंदी में कहा जाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्लाइटोरिस का काम क्या होता है? वह उत्तेजनशील होता है, वह जो होता है वेजाइना को उत्तेजित कर देता है, फैल जाता है, सुख हो जाता है। जिस तरह मनुष्य में नर भाग में जो होता है पेनिस जो होता है मतलब संकुचित हो जाता है, फैल सकता है, बटुर सकता है ना। तो उसी तरह जो होता है नर मादा भाग में एक क्लाइटोरिस पाया जाता है, मेनर भगस्टोस में मतलब लघु भगोष्ठ में पाया जाता है क्लाइटोरिस, जिसे भगसेप कहते हैं। यह जो होता है नर पेनिस के समान कार्य करता है, जो उत्तेजनशील होता है, या उत्तेजनशील होता है, या इसको वेजाइना को सुकोर तथा फैला सकता है। ये क्लाइटोरिस से आपका काम क्वेश्चन ए आएगा, क्लाइटोरिस किसके समान कार्य करता है? तो आप बता दीजिएगा पेनिस के समान उत्तेजनशील होता है, तब पेनिस के समान कार्य करता है। क्या होता है? क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि उसके बाद एक क्लाइटोरिस लघु भगोष्ठ, उसके बाद जो ये बड़ा भाग दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, ए वाला भाग, अभी ए वाला पूरा भाग तो लघु भगोष्ठ हो गया, जबकि एक काला पूरा भाग जो होता है ए होता है लेविया मेजोरा, जिसे बृहद भगोष्ठ कहते हैं। बृहद भगोष्ठ ऐसे बड़ा संरचना होती है, उसे बृहद भगोष्ठ कहते हैं। ये संरचनाएं बाहर से जो होता है वेजाइना को सपोर्ट करते हैं, वेजाइना को खूबसूरत बनाते हैं, हिसाब से उसको बाहरी संरचना से उसको कवर से बनाए रहते हैं, परत से परत। सिर्फ ओपनिंग वाला भाग वेजाइना होता है, वेजाइना कहते हैं दो ही होल पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बाहर, उसके बाद ऊपर वाला भाग यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस कैसे कहते हैं? हेयर्स को, ऊपर बाल लगे रहते हैं, ये नर में बाल लगे रहते हैं। उसी तरह मादाओं में भी बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, उन बालों को बाल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, उस बाल को जो ये बाल पाया जाता है इस वाले बाल को यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो अब उसके बाद जो तो यहाँ पर एनस होता है, जो कि इसी से छोटी बाह्यात से मतलब पाचन स्केलेटन सिस्टम होता है, पाचन क्रिया फलस्वरूप जो हमारा अवशेष बचता है, इसी के एनस के द्वारा बाहर आ जाता है। तो एनस क्रिया इससे संबंधित है नहीं, हम वो इसी की संरचना देखनी थी। तो मादा जनन तंत्र का जो होता है, मादा जनन की संरचना होती है, जो बाह्य संरचना कैसे होती है? बाह्य संरचना ऐसे ही होती है कुछ। ठीक दोस्तों, तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देखिए, आप एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगी। यही संरचना आपको यहाँ दिखाई दे होगी। आप देखिए, इसमें भी वेजाइना दिखाई होगा, वेजाइना दिखाई दे रहा होगा, डबल छिद्र, छोटा छिद्र, बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा होगा आपको, हाइमेन परत भी दिखाई दे रहा होगा, इंगित किया गया है। और साथ साथ आपको क्लाइटोरिस भी दिखाई दे रहा होगा, मॉन्स भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक दोस्तों, नीचे हाइनस भी दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह पूरी संरचनाएं होती हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते रहिए बायोलॉजी नगरी 0 to एडवांस। हम अगले भाग में देखेंगे नर भाग में युग्मक जनन कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे मादा जन्म में युग्मक जनन कैसे होता है, उसके बाद हम निषेचन कराएंगे, निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का विकास, निषेचन के फलस्वरूप कहेंगे भ्रूण में उसका इम्प्लांटेशन कराएंगे, इम्प्लांटेशन के फलस्वरूप हम युग्मनज का निर्माण करेंगे तथा एक शिशु को कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एक शिशु कैसे मतलब पार्चुएशन करता है, मतलब कैसे पैदा होता है, उसका प्रसव कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों,
साथ ही साथ हम उसके बाद कैसे करेंगे लैक्टेशन कैसे, दुग्ध का स्रावन कैसे होता है। ठीक दोस्तों, और इसके बीच में हम एक टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, कितने दिनों में होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके सब के बारे में हम लोग गंभीर से एकदम गहराई डीपली से अध्ययन करेंगे। तो आप देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल बालोजी नगरी 02 एडवांस।